हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। और बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सीरीज़ के अंदर फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के हम काइनेमेटिक्स चैप्टर पे चले हुए थे। काइनेमेटिक्स चैप्टर के हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज भी हम सबसे पहले उसी के क्वेश्चंस लेंगे, आगे फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स नाउ स्टार्ट। तो लेट्स नाउ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम कर चुके थे जो कि डिपेंड थे डिस्टेंस के ऊपर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सबसे पहले रीडिंग मस्ट है कि ए पार्टिकल मूव ऑन सर्कुलर पैथ, यानी कि एक कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर पैथ पे मूव कर रहा है ऑफ द रेडियस आर, मतलब उस सर्कुलर जो ट्रैक है, जो सर्कुलर पैथ है, उसकी रेडियस कितनी है? आर। एंड ईच साइकिल कंप्लीट इन 40 सेकेंड, यानी कि साइकिल को कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है? साइकिल को कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 2 मिनट 20 सेकंड। तो बताइए 2 मिनट 20 सेकंड के बाद या 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पैथ पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है, और जब वो एक साइकिल पूरा कंप्लीट करता है तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में 40 सेकंड का टाइम लगता है। तो बताइए 2 मिनट यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है? सर्कुलर पैथ पे। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी, ये कोई आपका सर्कुलर पैथ है और इस सर्कुलर पैथ का ये सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से इसकी रेडियस कितनी हो गई? मैंने मान ली कैपिटल आर। ठीक, अब कैपिटल आर मान ली, या इसको स्मॉल आर भी मान सकते हो। और यहां से कोई भी पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे वो इनिशियल पोजीशन पे है। जहां से कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैन चलना स्टार्ट करता है वो उसकी इनिशियल पोजीशन के नाम से उसको जाना जाता है। अब इनिशियल पोजीशन पे उसकी डिस्टेंस कितना होगा? अभी 0। अभी उसने चलना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो इस वाले सर्कुलर पैथ पे इस तरीके से मूव करता, वो आगे की तरफ मूव करता है, और मूव करते करते वो वापस एक साइकिल कंप्लीट करता है। वो जो एक साइकिल कंप्लीट करता है वो कंप्लीट करता है 40 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? 40 सेकंड के अंदर। तो बताइए 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितना चलेगा? तो यहां पे लिखेंगे 1 साइकिल कंप्लीट। 1 साइकिल कंप्लीट, 1 साइकिल कंप्लीट जो होगी वो कितने सेकंड के अंदर होगी? 40 सेकंड के अंदर होगी। ठीक है, तो यानी कि 1 साइकिल कंप्लीट 40 सेकंड। तो एक साइकिल में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? तो मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पैथ पे या स्फेरिकल पैथ पे मूव करता है तो उसकी डिस्टेंस उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। अब यहाँ पे उसने एक साइकिल को कंप्लीट किया, तो यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस चला? इसके सरकमफेरेंस के इक्वल, और इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। यानी कि एक साइकिल के अंदर डिस्टेंस की बात करें तो एक साइकिल के अंदर डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर, रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, यानी कि 40 सेकंड के अंदर वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। जो एक साइकिल कंप्लीट होती है 40 सेकंड के अंदर, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 40 सेकंड के अंदर वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यानी कि 40 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो? 2 पाई आर। पर लेकिन मुझे निकालना कब है? 2 मिनट 20 सेकंड। सभी को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए पहले 40 से इसको 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड, तो टोटल देखना कितनी सेकंड हो गई? 40 40 80 और 40 120। इसका मतलब 120 सेकंड के अंदर कितना टाइम हो जाता है? 2 मिनट का, यानी कि 2 मिनट्स का। साथ में बची 20 सेकंड। 20 सेकंड। अब देखना पहले 40 सेकंड में कितना चल रहा है? पहले 40 सेकंड में चल रहा है 2 पाई आर। पहले 40 सेकंड में कितना चल रहा है? 2 पाई आर। अगले 40 सेकंड में चक्कर लगाएगा। अगले 40 सेकंड में यहां से आने के बाद फिर चलना शुरू करेगा। यहां पर देखिए चलाते चलाते अगले 40 सेकंड में फिर यहीं आ जाएगा। तो अगले 40 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? दोबारा से 2 पाई आर, यानी कि यहां पे फिर 2 पाई आर की डिस्टेंस हो जाएगी।
फिर अगले 40 सेकंड में भी कितना चलेगा, 2 पाई आर चलेगा। पर अब की बात 20 सेकंड है। जब 40 सेकंड में कंप्लीट साइकिल कर रहा है तो क्या 20 सेकंड में हाफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, तो वो 20 सेकंड के अंदर हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा और यानी कि वो इस तरह से इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगा। यानी कि यहां से चलने के बाद वो इस वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब इस वाली पोजीशन पे जब पहुंचेगा फाइनली, तो ये तो मुझे दिख रहा है कि ये सर्कमफेरेंस का आधा है, यानी कि इसने आधा ही चक्कर लगाया है या आधी ही साइकिल या हाफ साइकिल उसने चली है। तो हाफ साइकिल की डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर। कितना हो जाएगा, पाई आर। तो देखो 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर और पाई आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 पाई आर। कितना हो जाएगा, 7 पाई आर मीटर। तो यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 7 पाई आर मीटर। तो फाइनली आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स इन 2 मिनट 20 सेकंड, इन 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कि जो पार्टिकल है वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो कवर करेगा 7 पाई आर। कितना करेगा, 7 पाई आर। बात क्लियर है ना, यानी कि इतने मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इससे भी आसान क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ए मैन आर मूव 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। सडनली ए मैन क्लाइम एट द 12 मीटर हाई पोल, सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। कहने का मतलब क्या है, एक आदमी जो 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, और नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद वो अचानक से 12 मीटर हाई पोल पर चढ़ जाएगा। तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, और इसमें सबसे पहले काम की चीज आपको देखना है कि डिस्टेंस आपको पूछा है। तो डिस्टेंस आपको पूछा है तो आपको डायरेक्शन पे नहीं जाना है, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए सबसे पहले यहां पर कि ए मैन आर मूव 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, पहले 4 मीटर कहां पे जाएगा, ईस्ट के अंदर जाएगा, एंड 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, अब 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा। नॉर्थ में जाने के बाद सडनली मैन क्लाइम एट द 12 मीटर हाई पोल, अचानक से वो कहां चढ़ जाएगा, 12 मीटर हाई पोल पर चढ़ जाएगा। तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं कि ये सेंटर में एक आदमी है, वो सबसे पहले 4 मीटर ईस्ट में गया, तो मैंने लगा लिया यहां चला गया 4 मीटर ईस्ट में, क्लियर, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई। उसके बाद 3 मीटर कहां चला गया, 3 मीटर चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में, यहां पे ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया 3 मीटर, ठीक है। अब मुझे बताइए उसे 12 मीटर हाई पोल, तो आप इस जो डायग्राम है, ये जो हम बोर्ड पे अपनी कॉपी पे डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे 2D डायग्राम होते हैं, क्योंकि हम 3D डायग्राम नहीं बना सकते। तो 3D डायग्राम तो इस पे नहीं बना सकते, तो मैं पोल की जो डायग्राम बनाऊंगा वो पोल का डायग्राम बनाऊंगा इस तरीके से। पोल का डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। और पोल कितना है भाई, पोल की हाइट है 12 मीटर। तो पहले लड़का चला 4 मीटर, फिर चला 3 मीटर और फिर चला 12 मीटर। तो बताना है उस आदमी ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो डायग्राम एक बार देखिए। सबसे पहले हम यहां से खड़े हैं, 4 मीटर गया ईस्ट में, 4 मीटर कहां गया, ईस्ट में। उसके बाद 3 मीटर गया नॉर्थ में, मेरी बात समझ रहे हो, 3 मीटर जाएगा नॉर्थ में। थोड़ा सा ऐसे कंपैरिजन करके चलो मैं आपके सामने, कि मैंने अब की बार चलो इधर मान लिया कि ये जा रहा है 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट में जाने के बाद 3 मीटर कहां गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ये रेड वाला मार्कर। और उसके बाद 12 मीटर वो हाई पोल पे चढ़ गया। तो ये जो डायग्राम है ना वो इस तरीके से है। देखिए अब ये पोल है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये जो ग्रीन कलर का मार्कर है ये ईस्ट डायरेक्शन है। मतलब इस तरीके से ईस्ट, नॉर्थ और पोल। तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है कि उस मैन ने कितना डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है, हमें डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होना है, सीधा हमें क्या निकालना है, उसकी डिस्टेंस को ऐड कर दे जाना है, चाहे वो पोल पे जाए और चाहे वो कितने ही गहरे में गड्ढे में जाए। तो सबसे पहले हमें यहां पे देखना है कि इन ईस्ट, ईस्ट में कितना चला,
इन ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर जो चलेगा वो चलता है 4 मीटर। इन नॉर्थ कितना चला, इन नॉर्थ तो वो चला 3 मीटर। और एट पोल, पोल पे कितना चला या पोल पे कितना चला, जितनी पोल की हाइट है 12 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ईस्ट की डायरेक्शन, तो ईस्ट की डायरेक्शन में 4 मीटर चला, प्लस नॉर्थ की डायरेक्शन 3 मीटर चला, और प्लस पोल की डायरेक्शन 12 मीटर। तो 4 और 3 7 मीटर प्लस 12 मीटर, तो कितना हो गया, एग्जैक्ट 19 मीटर। यानी कि वो आदमी कितना चला, वो 19 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर किया। क्लियर है। तो डिस्टेंस से छोटी छोटी बात आपको समझ में आ रही है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। फुली एक्सप्लेनेशन उसके अंदर है। तो डिस्प्लेसमेंट को, जैसे डिस्टेंस को हम दो चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते थे, या तो डिस्टेंस को हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डिस्टेंस को हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना डिफरेंस है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डी वेक्टर या इसको हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मिनिमम या शॉर्टेस्ट, द मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द path, shortest distance of the path, the minimum or shortest distance of the path is called displacement, उसे क्या बोलेंगे हम, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द path is called displacement। यानी कि किसी भी रास्ते का कोई भी रास्ता है, कोई भी पैथ है, उसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, चाहे हम उस पर चले या ना चले, चाहे हम किसी भी दूसरे रास्ते से होके जाए, पर लेकिन जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसका मिनिमम पैथ होगा, या उसकी जो मिनिमम लेंथ होगी ना, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे समझिए, एक मेरा पॉइंट है एक्स, ठीक है, ये मेरा हो गया इनिशियल पॉइंट। ये कैसा पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। और एक y, जहां मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि मेरा फाइनल पॉइंट होता है। अब मुझे x से y जाना है, तो x से y जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं कि x से y एक बार मैं क्या चला जाऊं, स्ट्रेट लाइन मूव कर जाऊं। दूसरा, x से y मैं इस तरीके से मूव कर जाऊंगा, और मैं एक बार इस तरीके से मूव कर जाऊंगा, ठीक है। और यहां पे हम 3 बॉय हैं, एक A और एक B और एक C। तो सबसे पहले जो A है वो इस वाले रास्ते से जाता है, स्ट्रेट वाले से, क्लियर। B जो जाता है वो इस वाले से जाता है, और C जो जाता है वो इस वाले से जाता है। तो सबसे पहले जब A B C से चलना शुरू किया, तो A स्ट्रेट वाले पैथ से जाएगा, B इस वाले पैथ से जाएगा, और C इस वाले पैथ से जाएगा। तो बताइए इनकी डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है, इनकी डिस्टेंस इक्वल नहीं है। कि A तो सबसे कम, A की सबसे कम डिस्टेंस बोलेंगे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पैथ पे जा रहा है, क्लियर। B की डिस्टेंस A के कंपैरिजन में ज्यादा है, पर C की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि तीनों की डिस्टेंस अलग अलग है। मैंने मान लिया A ने D1 डिस्टेंस कवर करी, B ने D2 डिस्टेंस कवर करी, और C ने D3 डिस्टेंस कवर करी। तो मैं अभी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा। तो देखिए सबसे पहले किसकी डिस्टेंस है, DA की डिस्टेंस सबसे कम है, उसके बाद DB की डिस्टेंस है, उसके बाद DC की डिस्टेंस है। यानी कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर करी, D3 ने करी। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे प्रूव करना है। तो अब इसमें से मुझे बताइए, मुझे x से y तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा अपनाना पड़ेगा,
स्ट्रेट लाइन वाला, यानी कि स्ट्रेट लाइन पैथ जो इसमें दिखाई दे रहा है वो मेरा सबसे छोटा रास्ता है, और सबसे छोटे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो लड़का चाहे बी इस वाले रास्ते से चला जाए, चाहे सी इस वाले रास्ते से चला जाए, चाहे ए इस रास्ते से चला जाए, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम पैथ। चाहे वो उस रास्ते पे चले या ना चले, वो उस पर डिपेंड करता है, पर लेकिन हम फाइनली जब उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारा मिनिमम पैथ पे ही डिपेंड करेगा। इस बात का ध्यान रख लेना आप। तो यानी कि चाहे बी इस वाले रास्ते से जाए, चाहे सी इस वाले रास्ते से जाए, चाहे ए इस वाले रास्ते से जाए, तीनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही आना है, तीनों का मिनिमम पैथ एक ही होगा। यानी कि सी का भी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पैथ होगा, बी का भी डिस्प्लेसमेंट ए पैथ होगा, और ए का डिस्प्लेसमेंट तो है ही। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, इक्वल आ जाएगा। यानी कि डी ए वेक्टर बराबर डी बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। तीनों के डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, तीनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। तो आई बात समझ में। तो अगर मैं एक बात करूं, यहां तक तो समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट किस पे, व्यक्ति के, आदमी के चलने पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मैं यहां से मुंबई जाऊं तो मुंबई जाने के लिए एक तो स्ट्रेट रास्ता है कि दिल्ली से ट्रेन पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो और मुंबई पहुंच जाओ, बट लेकिन ऐसा कर रहा है पहले मैं कोलकाता जाऊं, कोलकाता से चेन्नई जाऊं, चेन्नई से वापस मुंबई आऊं। तो मैं भले ही चाहे इस तरह से ट्रायंगल बना के घूम के आया, पर लेकिन मेरी मिनिमम डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट्स क्लियर। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, चाहे हम उस पर चले या ना चले, वो हमें वही उसको मानना पड़ता है। अब मैं इन्हीं रास्ते के लिए बताऊं कि इसमें से ऐसा कौन सा लड़का है जिसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ए वाले लड़के के लिए, क्योंकि ए किस तरह से मूव कर रहा है, ए स्ट्रेट लाइन पैथ पे मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन पैथ पे जब मूव करते हैं तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है। यानी कि ए बॉय, जो ए बॉय है, ए वाला बॉय है, उसके लिए डी ए इक्वल टू डी वेक्टर ए, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। कुछ कहानी समझ में आई। यानी कि ये बात होती है डिस्प्लेसमेंट की, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो इस वाले डायग्राम में देखिए आप, इसके अंदर ए जो बॉय है उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन पैथ पे मूव कर रहा है और उसकी कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, या उसकी कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इक्वल होगा। वरना चाहे हम किसी भी पैथ पे चले, चाहे टेढ़े, चाहे कैसे रैंडमली अप एंड डाउन, उसके लिए चाहे डिस्प्लेसमेंट उस रास्ते पे चले ना चले, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होने वाला है। तो आगे चलते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या क्या क्या वो मुझे बताता है। सबसे पहला मैंने बताया नंबर फर्स्ट कि डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि क्या हो गया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये एक कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए। वेक्टर के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका क्या भी होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या मिलने वाला है, डायरेक्शन, हमें ध्यान रखना है। और इसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस पर क्या लगा लेते हैं, वेक्टर का साइन लगा लेते हैं। क्लियर है ना कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक तरह की कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर उसमें हमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें यहां पे डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड, कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, ऑलवेज डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये भी हम आपको बताते हैं अभी डायग्राम से कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे एक ध्यान से समझो, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है O, मैंने यहां से चलना शुरू किया। सबसे पहले मैं O से A गया, O से A गया, A से B गया, B से C गया इस तरीके से, और C से D गया। 4 पॉइंटों पे मैं ऐसा चला, ठीक है। अगर सबसे पहले मुझे इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो पहले मैं O से A तक की डिस्टेंस को देखूंगा, फिर A से B तक की डिस्टेंस को देखा जाएगा, फिर B से C तक की डिस्टेंस को देखा जाएगा, और फिर C से D तक की डिस्टेंस को देखा जाएगा। बट लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिर्फ डिपेंड करती है एक तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि आपको उस ऑब्जेक्ट की एक बार इनिशियल पोजीशन को देखना है और फाइनल पोजीशन को देखना है। तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है, इनको देखना है और इनको कोशिश करें कि एक साथ इनको मिला दें। तो ये मिलाने वाली जो डिस्टेंस है ना, यही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इस पूरे रास्ते का O से A से B, B से C, C से D, पूरे रास्ते की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है या आपको बताना है। तो कुछ मत करना कि उस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन देखिए और उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन देखिए और दोनों को एक साथ मिला दीजिए। जो दोनों को मिलाने से सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता निकल करके आएगा, शॉर्टेस्ट पैथ निकल के आएगा, वही उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे इसके बारे में बात करेंगे। बस मैंने अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पैथ पे डिपेंड नहीं करता। नंबर थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव भी हो सकता है, विल बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और वो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, विल बी नेगेटिव एंड विल बी जीरो, कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। अब किस सिचुएशन पे होता है वो आपको मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहला मेरे पास निकल के आया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आने का एक ही तरीका है, जब हम स्ट्रेट लाइन पैथ पे मूव करें और कोई भी डायरेक्शन को चेंज ना करें, यानी कि मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन पैथ विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन, यानी कि मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पैथ, मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पैथ विदाउट डायरेक्शन चेंज या विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन, अगर हम कोई भी डायरेक्शन को चेंज ना करें। जब कोई भी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, किसी भी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, तो हमारे लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। डायग्राम से आपको समझाएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं इनिशियल पॉइंट, यहां से इस तरीके से चलना शुरू कर रहा है, वो जा रहा है, तो इस वाले रास्ते में वो कहीं भी डायरेक्शन को चेंज कर ही नहीं रहा, स्ट्रेट पैथ पे चल रहा है, वो स्ट्रेट पैथ पे चल रहा है। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर ये जा रहा है, ये ए बॉय है, इस तरीके से मूव करता जा रहा है और अपनी फाइनल पोजीशन इस पे पहुंच जाएगा। तो इस वाली सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट डी ए वेक्टर जो आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि उसने कोई भी टर्न लिया ही नहीं है बेटा। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया डिस्प्लेसमेंट किस सिचुएशन में पॉजिटिव होता है, अगर आपका मूव कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पैथ पे मूव करेगा विदाउट डायरेक्शन चेंज, कोई भी डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। उसके बाद करेंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें दो सिचुएशन है। सबसे पहले कि आपको
मैंने क्या बोला सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है ना। आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आप जानते भी हैं, इतना 9th क्लास में पढ़ा भी है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। तो अगर हमारी इनिशियल वैल्यू फाइनल के कंपैरिजन में ग्रेटर है, तो पहली सिचुएशन, अगर हमारा इनिशियल पॉइंट जो है फाइनल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, फाइनल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। जब हमारा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते थे कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन तो बड़ी हो गई, जब इनिशियल पोजीशन बड़ी हो गई तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव आना तय है, डिस्प्लेसमेंट बेटा नेगेटिव तो आना तय है, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ सकता है। अच्छा, एक सिचुएशन और है जिसको मैं डायग्राम से बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगा, उसको हम डायग्राम से समझेंगे, और वो ग्राफिकली डायग्राम उसके अंदर होता है, ग्राफिकली वो डायग्राम उसके अंदर होता है कि आप एक्सिस, तो एक्सिस के बारे में जानते ही हैं, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट। इधर की तरफ चले जाते हैं तो प्लस एक्सिस, और इधर की तरफ चले जाते हैं तो माइनस एक्सिस। ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, क्लियर। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ने प्लस एक्सिस की तरफ चलना शुरू किया तो इस तरीके से चलेगा, यहां से जा रहा है चलता हुआ, ठीक है। यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंचने के बाद उसने वापस चलना स्टार्ट कर दिया, चल रहे आए, उसी पैथ को बार बार रिट्रेस कर रहा है, वो आ गया। पर लेकिन अब की बार वो रुका नहीं, रुकने के बाद वो वापस माइनस एक्स की डायरेक्शन में आ गया, इस तरीके से। तो इस वाली सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे वो हमें देखना है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। बहुत आसान तरीके से निकालना दिखा रहा हूं। यहां पे सबसे करो, ए ऑब्जेक्ट था ये जो ओरिजिन पॉइंट पे रखा हुआ है, यहां से प्लस एक्स की तरफ चला, तो सपोज करो इसने कवर करी एक्स मीटर की डायरेक्शन, एक्स मीटर, मेरी बात समझना, क्लियर। एक्स मीटर की करी, तो जैसे ए इधर की तरफ जा रहा था प्लस एक्स की तरफ से, फाइनल यहां पे पहुंचने के बाद उसने वापस चलना शुरू कर दिया, वो यहां रुका ही नहीं, वापस आगे की तरफ चलता रहा, और उसने यहां डिस्टेंस कवर करेगा माइनस एक्स में माइनस एक्स मीटर। तो बताओ टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। कैसे, हम आगे इसमें वेक्टर साइन भी यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले एक्स मीटर पॉजिटिव गया, एक्स मीटर पॉजिटिव, तो एक्स मीटर लिखेंगे पॉजिटिव, वेक्टर का साइन लगाएंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद प्लस एक्स मीटर वापस आया, तो मैं पहले वाले रास्ते के अपोजिट चल रहा हूं ना, इधर को गया, इधर वापस आया, तो यानी कि माइनस एक्स मीटर प्लस, और भी ये किस डायरेक्शन में गया बताइए। तो ये वापस से माइनस एक्स में आया क्योंकि माइनस एक्स एक्स की तरफ चल रहा है, तो यानी कि ये भी कितना आया, माइनस एक्स मीटर। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं एक्स मीटर वेक्टर प्लस माइनस माइनस एक्स मीटर वेक्टर प्लस माइनस माइनस एक्स मीटर वेक्टर। तो प्लस के एक्स मीटर से माइनस का एक्स मीटर गया, तो आपके पास कितना बचा, माइनस एक्स मीटर। कितना बचा, माइनस एक्स मीटर। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। इस सिचुएशन में क्या हो गया कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, कि मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। इस वाली सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां से चला था, इधर गया था, वापस जब इस रास्ते पे ऐसे आ रहा था, यहां पे मैंने देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहां से चला मैं वहीं आ गया, तो उस वाली सिचुएशन में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अब यहां तक तो मैंने जीरो मान लिया, तभी तो एक्स मीटर प्लस का और एक्स मीटर माइनस का कैंसिल आउट करके जीरो बना दिए। पर गया कौन सा, माइनस एक्सिस डायरेक्शन में, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चला, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, माइनस एक्स मीटर। तो इस वाली ग्राफिकल सिचुएशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, वो माइनस एक्स मीटर आ जाएगा।
क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को जीरो बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो बनाने की सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो। तो इस वाली सिचुएशन को देखते हैं सबसे पहले। उस वाली सिचुएशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जीरो होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले नंबर थर्ड, जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट में बस एक ही कंडीशन है कि फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल होंगी, तब जाकर के क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें कि जैसे ये वाला ओ पॉइंट है, यहां पे कोई भी एक्स टर्मिनेट होता है, ये प्लस एक्सिस की तरफ चला गया तो ये इस पैथ पे जाएगा। ठीक है, अब इस पैथ पे यहां पहुंचने के बाद वो वापस से अपनी जर्नी क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, इसी पैथ को रिट्रेस करेगा, वापस इसी को दोहराएगा और यहां से चला यहीं पर आ गया। तो जब यहां से चला था उसके लिए वो मैंने मानी थी इनिशियल पोजीशन, क्या बनाया था उसके लिए मैंने, इनिशियल पोजीशन, उसको बनाया था इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जब वो वापस आया और वापस उसी जगह रुक गया तो अब वो उसके लिए बोलेंगे फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, चला भी वहीं से था और आ भी वहीं गया, तो उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कैसी हो गई, सेम। उसकी जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका बताना जरा। डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर। सपोज करो जब गया था तो x मीटर कवर कर रहा था, तो आएगा भी तो भी x मीटर कवर करेगा, तो इसका मतलब x मीटर गया और x मीटर आया, वेक्टर का साइन लगा करके, तो कैंसिल आउट। जब फाइनल और इनिशियल सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी सिचुएशन में कैसा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। यानी कि इस सिचुएशन के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जीरो बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब यह नहीं है ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया या मूव करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट नहीं किया, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट इन स्टेट। बट लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया ही होगा। तो उसमें दोनों सिचुएशन मान के चल रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट चले, अगर जब ऑब्जेक्ट चले नहीं चलेगा तो उसकी डिस्टेंस भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। पर लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चले तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। ये कंडीशन जरूर है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है आपको चेक करना है कि वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम तो नहीं है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाती है तो इस वाली सिचुएशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्लियर, इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन, कि सबसे पहले अब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पैथ पे मूव कराना है। when the object are move on circular track, यानी कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक पर मूव कराना है। तो सबसे पहले यहां इस तरीके से देखिए, आपके पास कोई भी सर्कुलर ट्रैक है और ये सर्कुलर ट्रैक का सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट से किसी भी एक्सिस को मिलाइए तो ये आपकी रेडियस r। ठीक है, अब ये सर्कुलर, ठीक है, आपने इसको मान लिया कि ये आपके पास जो है वो आपका सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पे ये हमारा इस तरह की पोजीशन है और ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा।
तो जैसे ही सपोज करो यहां से ये इस पॉइंट को मैंने मान लिया, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, चाहे यहां से चलना स्टार्ट कर दो, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस वाले पूरे सर्किल में, क्योंकि सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, सेम। वो डिस्टेंस सेम होती है तो इसका मतलब क्या है, हमारी रेडियस भी सेम है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया, सर्कुलर ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया, तो मैंने सपोज करो यहां से चलना शुरू करा, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ओ, ये रहा ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट ओ, ये वाला ऑब्जेक्ट ओ, इस तरीके से मूव करता रहेगा सर्कुलर ट्रैक में। तो आपको इतना पता है कि जब सर्कुलर ट्रैक में मूव करता रहेगा तो वहां पे जो डिस्टेंस निकलेगा वो डिस्टेंस किसके निकलेगा, 2 पाई आर, मतलब सरकमफेरेंस के। ठीक है, अगर n चक्कर लगवाऊं मैंने, सपोज करो घूमते घूमते n चक्कर लगा दिए तो डिस्टेंस हो जाएगी n इंटू 2 पाई आर। वे n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 चक्कर भी हो सकते हैं, 4 चक्कर भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने। पर हमें डिस्प्लेसमेंट की सिचुएशन देखनी है। मैं अभी बता रहा हूं सारी क्लियर अभी कंसेप्ट, इसमें डिस्प्लेसमेंट की सिचुएशन देखनी है। तो सपोज करो उसने आधा चक्कर लगाया, आधा चक्कर लगाया, मतलब आधे चक्कर के बाद देखना है वो कहां पहुंचेगा। तो जैसे ही उसने यहां से चला और मैंने देखा कि यहां से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव करते करते आधा चक्कर लगा करके वो यहां पहुंच गया। तो आपको क्या करना है डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम, कि आपको अगर इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, आप उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को क्या करूंगा मैं बेटा, एक साथ। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो मैंने सेंटर से इनिशियल पॉइंट को भी कनेक्ट किया हुआ है और सेंटर से फाइनल पॉइंट को भी कनेक्ट किया है, मतलब दोनों पॉइंटों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी कितना आ जाएगी, आर। अब फाइनल और इनिशियल के बीच की टोटल डिस्टेंस देखें तो 2r, तो देन राइट द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। यानी कि यहां पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। वेयर r इज रेडियस, वेयर r इज रेडियस, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके चलना, वेयर r इज रेडियस, जो r है वो रेडियस है। ठीक है, कभी कभी ऐसा ना बोल करके एक अलग तरह का डायग्राम होगा, देखिए आप, कि ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, अब सर्कुलर ट्रैक का वही, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में रेडियस r, सेंटर पॉइंट में रेडियस r, यहां से चलना शुरू करेगा। इनिशियल पॉइंट यहां आने वाला है, चलते 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 उसने बोला कि मैंने तो अपने पूरे सर्कुलर ट्रैक का 3/4 चक्कर लगाया है। कितना चक्कर, 3/4, यानी कि इस वाले सर्कुलर ट्रैक पे वो 3/4 राउंड लगाएगा। भाई साहब कंप्लीट राउंड नहीं लगाएगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अगर मैं इसको पूरा क्लासिफाई करके देखूं तो ये मेरा 1/4 पार्ट, 1/4 भाग, ये भी मेरा 1/4 पार्ट, 1/4 भाग, और मेरा ये भी, और 3 1/4 भाग को एक साथ मिला दूंगा तो कितने, 3/4 राउंड बन जाएंगे। यानी कि 3/4 बाई राउंड डिस्टेंस चलने के बाद उसकी फाइनल पोजीशन यहां पर हो जाएगी। यानी कि अब ये फाइनल पोजीशन यहां है, फाइनल पोजीशन यहां है, थोड़ा ध्यान से लगाना, यहां से चला और उसे लगाना है 3/4 चक्कर, यानी कि 3/4 राउंड। तो यहां से चलते 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 वो इस जगह आ जाएगा, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में मैं किसकी बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस। तो कितने चलेगा, 3/4 राउंड चलेगा, वो 3/4 भाग चलेगा। डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ऐसे तो डिस्टेंस निकाल लोगे, पर बात आई डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको क्या करना है, आंख मीच के एक ही काम करना है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाइए। तो फाइनल पोजीशन तो ये रहा और इनिशियल पोजीशन को एक साथ मिलाने की कोशिश कर दीजिए। देखो ये दिख गया, और ये जो दोनों को मिला दिया है तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोल दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलूंगा, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, ये सेंटर पॉइंट O, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया और इस वाले पॉइंट को A मान लिया। क्या मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड दे रखी है,
ये तो 90 का एंगल है भाई, ये 90 का एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो ये 90 के सामने वाला ये साइड भी दे रखी है, और इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशिव। यानी कि बेस भी दे रखा है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, हाइपोटेंशिव आपको फाइंड करना है। तो हाइपोटेंशिव फाइंड किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम कि दिस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। तो इस वजह से हम इस पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यानी कि इसके डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस भी कितना है r, और सेंटर से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस भी r, दोनों तरफ दे रखी है। अब वो r की वैल्यू कुछ भी हो, 3 हो 5 हो कुछ भी हो, आप उस वहां पे पाइथागोरस यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेंगे। ये बहुत जगह काम आएगा, जरूरी नहीं है सर्कुलर पैथ के अंदर ही हमें क्या निकालना हो, पाइथागोरस लगानी हो। ये हमारे फाइनल और इनिशियल पोजीशन को देखना पड़ता है कि कहां कहां मुझे पाइथागोरस थ्योरम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल सकता हूं। तो मुझे तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, तो इसलिए वजह मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इस यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और इसको बना दिया। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकालने को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन अप्लाई करने के बाद तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा रीडिंग करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक कार मूव्ड ऑन ट्रैक, एक कार एक ट्रैक पे मूव करती है OABCD। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। यानी कि एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि एक कार चलनी स्टार्ट करती है। तो कार स्टार्ट करती है O से सबसे पहले कहां की तरफ जाएगी, O से जाएगी A की तरफ, O से जाएगा A की तरफ, क्लियर। फिर A से कहां जाएगा, B की तरफ, तो A से चला जाएगा B की तरफ, दैट्स क्लियर। B से कहां जाएगा, C की तरफ, और C से कहां जाएगा, D की तरफ, क्लियर है ना। तो O से A जा रहा है 8 किलोमीटर, A से B जा रहा है 4 किलोमीटर, और B से C जा रहा है 4 किलोमीटर, और C से D जा रहा है 4 किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखिए आप, डिस्टेंस। तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना, OA चलेगा, फिर O से AB चलेगा, प्लस A से B चला गया, फिर B से C चला गया, फिर C से D चला जाएगा। तो O से A कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर, B से C कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, B से C बताइए कितना, 4 किलोमीटर, और C से D कितना चला गया, 1 किलोमीटर। तो लगभग 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 और 4 16, और 1 17। तो डिस्टेंस हो गया 17 किलोमीटर। यानी कि कार वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कार डिस्टेंस कवर करेगी 17 किलोमीटर। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई डिस्प्लेसमेंट की, कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के यहां देखें हम कि आप कार ने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो कार की इस पोजीशन को मानेंगे इनिशियल पोजीशन, और कार फाइनली यहां पर पहुंच गई, इसको मानेंगे फाइनल पोजीशन। तो आपको क्या करना है, इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक साथ मिला दीजिए। जहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक साथ मिला दिया जाता है उसको ही क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये जो है वो मेरा डी वेक्टर का काम करेगा, ये जो है वो किसका काम करेगा, डी वेक्टर का काम करेगा। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे हम कैसे मिलाएं सर, कुछ नहीं करना, आपको यहां से एक लाइन पार्शियली लेकर के जानी है। तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो कि सबसे पहले क्या जो CB है क्या वो इसके पैरेलल है, क्या CB इस AO के लाइन के पैरेलल है। BC की डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो मतलब इसकी जो पैरेलल लाइन है वो यहां से, इसको नाम अगर मैं MB नाम दे दूं तो क्या ये इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर हुई, पर है टोटल 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर ये हो गई, तो ये कितनी बची, 4 किलोमीटर। कितना बचा, इस तरीके से आपको फाइंड करना है, ये कितना बचा, 4 किलोमीटर, क्लियर। अब इस वाली लाइन को इसके देखिए, जो AB है वो MC के पैरेलल है। ये वाली जो AB लाइन है क्या वो MC के पैरेलल है कि नहीं है, वो MC के पैरेलल है। अब उसके सेंटर लाइन में देखिए,
सेंट्रल लाइन में टोटल यहां तक कितना आ गया 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है, ये है 1 किलोमीटर। जब ये 1 किलोमीटर है तो ये कितना बचेगा 3 किलोमीटर बचेगा बस। अब यानी कि आपको इस साइड के बारे में भी पता चल गया, इस साइड के बारे में भी पता चला, और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं अब इसका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसको OB मानूं तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, यानी कि OB इज इक्वल टू अंडर रूट OM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। अब OM कितना है, OM देखिए अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, MD कितना है 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 9, तो अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का बाहर कितना जाएगा 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो यानी कि इस रास्ते की लंबाई आ गई, जो हमने डी वेक्टर माना है उसकी लेंथ कितनी आ गई 5 मीटर, यानी कि इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया 5 मीटर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हुआ कि नहीं हुआ, डिस्टेंस से कम हुआ। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर, और डिस्टेंस कितना है 17, यानी कि अगर यूनिट किलोमीटर में है तो आपको भी किलोमीटर लेना है, किलोमीटर। फाइनल कुछ समझ में आया, कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और भी अच्छे अच्छे अगली क्लास में क्वेश्चन ही चलेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई भग्गी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आराम से अगली क्लास में थोड़े से अपग्रेडेड लेवल से क्वेश्चन करने हैं इसी से। ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चंस होते हैं इनसे, ठीक है। तो आज आपको इतना पढ़ना है, पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लासीफाई हो चुका है, आपको समझ में आ गया कि सर्कुलर ट्रैक पे कैसा लेना है, किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपनी स्पीड वेलोसिटी ग्राफ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।